वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ग्रेविटेशन यूनिट से है और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मास ऑफ ए प्लैनेट इज़ 1/10 दैट ऑफ अर्थ। यानी उस प्लैनेट का मास, कोई प्लैनेट है जिसका मास पृथ्वी के मास से 1/10 है। तो हम इस जानकारी को लिख सकते हैं, मास इज 10th ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। और उसका डायमीटर क्या है? अर्थ के डायमीटर से हाफ है। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें रेडियस होता है ना कि डायमीटर, तो हम इस जानकारी को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये आ गया। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसा करना, क्योंकि डायमीटर रेडियस के ट्वाइस होता है तो रेडियस भी बस हाफ हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ओके, और एक छोटा सा ग्राफिक भी बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक बनाना बहुत ही एक अच्छी स्किल है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ के उसमें से इस सिंबॉलिक डेटा को निकालना और एक ग्राफिक बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो ग्राफिक क्या बना सकते हैं अपन? ये सपोज कीजिए कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका मास m' है और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g' है, और ये अपना पृथ्वी है, इस पे एक्सेलरेशन हमको मालूम है g होता है। तो सब कुछ सेम है, बस इसका मास अलग है और उस प्लेनेट पे भी कोई ग्रेविटी होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का लॉ यूनिवर्सल होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या कंसेप्ट्स और क्या क्या स्किल्स चाहिए थी। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी। वेलकम। तो अब हम देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट्स और क्या स्किल्स चाहिए थी। पहली चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जो कि हर दो मासेस पे अप्लाई होता है। यूनिवर्स में वो मासेस कहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये मास सपोज कीजिए m है और एक छोटा मास आपके m है। इनके सेंटर्स के बीच में सपोज कीजिए r दूरी है। तो एक्सप्रेशन क्या है यूनिवर्सल लॉ का? ये g है विच इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दोनों मासेस का प्रोडक्ट हो रहा है और फिर उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से ये डिवाइड हो रहा है फोर्स। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है। आप देखो ये कितना सिमेट्रिक है, दोनों मासेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है उससे ये स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये लॉ यूनिवर्सल है, यानी कि ये हर जगह काम करेगा। तो जब दूसरे प्लेनेट की बात हो रही है तो हमें सरप्राइज नहीं होना है, वहाँ पे भी ये लॉ इसी तरीके से अप्लाई होगा। बस क्या होगा कि वहाँ पे उस प्लेनेट का मास चेंज हो जाएगा और उसका जो रेडियस या जो भी वहाँ पे डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल वही रहेगा। ओके, सेकेंड चीज़ हमें क्या मालूम होनी चाहिए कि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो। पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है और दूसरा फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन है। दोनों फोर्स हैं, ये सेकंड लॉ में आता है, आपको पता है। ओके, अब आप देखो ये जो छोटा मास है अपना, इसके बगल में ये क्या है? ये जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है, और मैं इस यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ इसको कि इस छोटे मास के जो बगल में जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो यानी ऐसा लगता है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू gm/r²। ओके, अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और उसका एक अलग से नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका सिंबल होता है अलग से g, हमने बना रखा है, तो इसको आप g कह सकते हो। तो g का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, g इज gm/r²। क्या मुझे इस एक्सप्रेशन को याद रखना चाहिए था? मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी बर्डन फॉर्मूलेज का हमको नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं इजीली इस जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ है वहाँ से इजीली इसको एक्सप्रेशन को पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसको पहले याद किया था तो मुझे याद नहीं रहता ये। मुझे क्या याद रहता है? न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, जो कि काफ़ी सिमेट्रिक है और याद करने में आसान है। वहाँ से इजीली आपने इस एक्सप्रेशन को बना लिया, तो अब आपको इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, थर्ड चीज़ आप इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो
कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन की वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यानी कि मास अगर ज़्यादा होता है तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा क्या है, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे ही उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कम होगा जब सेंटर जो मासेस पास में आ जाएंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपका जो है डिस्टेंस कम होता है तो ये फोर्स बढ़ जाती है। ये मुझे इससे मालूम चल रहा है। इस जानकारी से अपन एक क्विक सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको एक क्विक सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसको ज़रूर देखना। ओके, फोर्थ चीज़ क्या है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये प्लैनेट्स इतने बड़े होते हैं ना कि जो ये सपोज कीजिए अपना छोटा वाला मास है, तो इसके बीच में ये यहाँ से सेंटर है इस प्लैनेट का, तो ये रेडियस यहाँ पे है इसका। ये जो छोटी सी हाइट आपको दिख रही है, क्योंकि ये इस रेडियस के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो हम इसको लगभग इग्नोर कर देते हैं। h इज़ वेरी स्मॉल देन रेडियस, तो हम लगभग h को 0 या नेगलेक्ट कर देते हो आप इसको। तो डिस्टेंस इनके बीच में जो अफेक्टिव हो जाता है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो प्लैनेट के रेडियस को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, और इससे अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैथ स्किल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ओके, मैथ स्किल्स। इस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ये जो स्किल है ना मैथ के अंदर की, एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को जनरेट करना, वो आप इसमें देखोगे। आप जी के फॉर्मूले से जी डैश को उसमें से जनरेट कर सकते हो, टर्म्स को रीअरेंज करके, और या फिर आप जी डैश के फॉर्मूले से जी को जनरेट कर सकते हो। तो ऐसा करके आप दोनों इन वेरिएबल्स में से इन दोनों के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूले में से दूसरे को निकालना, तो ये स्किल आपको इसमें दिखेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि सपोज कीजिए मैं x को y से डिवाइड करता हूँ, और एक केस में मैं x को y/4 से डिवाइड करता हूँ। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो फ्रैक्शन में दो लेयर्स बन गई, तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका x/y × 4। तो 4 जो है ऊपर चला जाता है। अब कोई पूछ सकता है कि सर ऐसे कैसे होता है। एक्चुअल में आप देखो, जब आप किसी चीज़ को 4 गुना छोटी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, यानी उसके बहुत सारे टुकड़े कर रहे हो, तो वो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो 4 गुना हो जाएगा उसके, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल तरीका है इस बात को समझने का कि ये ऊपर क्यों जाता है। दूसरा प्रोसीजरल तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज कीजिए ये मैं इसको y/4 नीचे आ गया। अब मैं इसको क्या है कि यहाँ पे ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 2-3 लेयर बन गई, तो मैं इस 4 को हटाना चाहता हूँ यहाँ से। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 4 को इंटू कर दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे भी इंटू करना पड़ेगा। तो नीचे वाला तो 4 हट गया जिसको मैं हटाना चाहता था, और वो 4 ऊपर पहुँच गया, जनरेट हो गया ना ऊपर। तो ये एक नॉर्मल सी स्किल है जो कि आप नॉर्मल अर्थमेटिक में पहले कर चुके हो, लेकिन मैं हर वो छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके और कोई भी मैथ की वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए फिजिक्स में। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मैंने दोनों ग्राफिक बना लिए हैं, ये प्लैनेट है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इस पर आपने यूनिवर्सल लॉ अप्लाई किया, जो यूनिवर्सल लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ वेरी सिंपल, दोनों मासेस का प्रोडक्ट है, और ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस मानेंगे प्लैनेट का, दैट इज़ उससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अर्थ के लिए है, दोनों मासेस मल्टीप्लाई हो गए और अर्थ का जो रेडियस है उससे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने जो यूनिवर्सल लॉ है दोनों प्लैनेट्स पे अप्लाई कर दिया है। अब हमने देखा था कि इससे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन निकालना बड़ा आसान है। वो कैसे निकालेंगे, ये जो चीज़ है ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट हो जाएगा gm'/r²। वैसे ही आप यहाँ देखो, ये जो m के बगल में ये जो एक्सप्रेशन है ये g है हमारा, gm/r²।
ओके, तो इस तरीके से हमने दोनों एक्सप्रेशंस निकाल लिए। एक्चुअल में ये करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हमने अर्थ का एक्सप्रेशन निकाल लिया तो उसी एक्सप्रेशन से मैं उस प्लेनेट के जी का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ये यूनिवर्सल है। सिर्फ मुझे क्या करना था, मास को चेंज करना था और उसके रेडियस को चेंज करना था, तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब काम कैसे स्टार्ट करना है, या तो देखो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में m डैश को डालते हैं m/10 और रेडियस को डालते हैं r/2। इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ तो फिर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूँगा और वहाँ पे g क्रिएट हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर मैं उसकी जगह g लिख दूंगा, तो g जनरेट हो गया वहाँ पे। या फिर मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करूँ और अर्थ के मास को 10 टाइम्स दैट मास ऑफ द प्लेनेट लिखूँ और अर्थ के रेडियस को 2 टाइम्स उस प्लेनेट के रेडियस को लिखूँ और फिर इसको इस टर्म्स में अपन फीड करते हैं और फिर वहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज करके जी डैश जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो जी डैश और जी में रिलेशन आ जाएगा। तो और ऐसे यहाँ पे हमने देखा था रिलेशन आ जाएगा। तो मैं कोई से भी फॉर्मूले से स्टार्ट कर सकता हूँ और दूसरे को जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन बेटर अप्रोच क्या है, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे जी डैश पूछा गया है तो आप जी डैश के फॉर्मूले से स्टार्ट करो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम देखते हैं कैसे करना है। ये जी डैश अपना आ गया है g(m'/r'²। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बस वैल्यू डालनी है, m डैश इज इक्वल टू m/10 और r डैश इज इक्वल टू r/2। क्योंकि मुझे ये स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू r²/4। ये सब चीज़ें आप मन में कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको यहाँ लिख दीजिए, देखो g m डैश की जगह मैं m/10 रखूँगा तो m/10 आ गया। अब ये जो मेरा r डैश स्क्वायर है ये अपॉन में है, नीचे है, तो इसको r डैश को यहाँ पे लिखोगे आप तो क्या आ जाएगा, r²/4। अब हमने देखा था कि जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, ये 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 ऊपर है, सारे नंबर्स को एक जगह लिख लेते हैं, 4 ऊपर है, 10 नीचे है, g आ गया, m ऊपर है और ये आपका r² नीचे है। अब ये चीज़ क्या है, ये g है, g होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी जगह लिख दीजिए 4/10, ये g हो गया, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो आप 9.8 लिख दो, बस इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमको कैलकुलेशन स्किल देखनी है। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, ये देखो 4 को जब आप 9.8 से इंटू कर रहे हो तो उसको लिख लीजिए 9 + 0.8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 9 36 प्लस 4 × 8 32 में पॉइंट लगा दीजिए, 3.2 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, 39.2, और ये चीज़ जो है 10 से डिवाइड हो रही है, तो आपका आंसर आ गया 3.92 मीटर/सेकंड², ठीक है ना। ये आपकी कैलकुलेशन स्किल। किस तरीके से अपन ने डेसिमल का जो डेसिमल वाला पार्ट था उसका अलग कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो गया। एग्जाम हॉल में क्योंकि अपने पास जगह भी कम होती है और टाइम भी शॉर्टेज होती है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, पहले तो आपके दिमाग में न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ आएगा। यूनिवर्सल लॉ में से आपने फिगर आउट कर लिया जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। जी के एक्सप्रेशन को फिर आपने देखा यार दूसरे प्लेनेट के लिए क्या होगा, तो उसका मास और उसका रेडियस डाल दिया, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपको पता है मास तो 10 टाइम्स अर्थ के मास के 10 से डिवाइडेड है ये, तो आपने लिख दिया यहाँ पे m को ही छोड़ दो और यहाँ पे ये 10 आ गया। अब नीचे r डैश स्क्वायर है, तो r डैश r/2 था, तो r डैश स्क्वायर क्या है, r²/4। मुझे r डैश स्क्वायर वाली चीज़ चाहिए, तो r डैश स्क्वायर की जगह मैं जब ये रखूँगा तो यहाँ पे r² आ गया, और ये जो नीचे 4 आया था ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/10, और ये जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या है, g, बस 4/10 और 9.8 कर दो, इसको आप मन में मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को
तो 32 और फिर एक पॉइंट लगा दोगे 3.2, टोटल हो गया 39.2। अब आप उसको 10 से डिवाइड कर दोगे 3.92, ठीक है, 3.92 मीटर पर सेकेंड। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लास्ट में हम एक क्विक सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ये मेरा जी डैश है और ये है अर्थ का जी, ठीक है। इस प्लेनेट का मास 10 गुना कम है, तो उस पर फोर्स जो ग्रेविटेशनल की होगी वो भी 10 गुना कम होगी। अब फोर्स 10 गुना कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसकी वजह से होगा वो भी 10 गुना कम होगा। तो इसको सीधे आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, दूसरा बात क्या है, वो प्लेनेट उसका जो रेडियस है वो कम है, यानी सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये चीज़ फ़ायदा करेगी मेरे को, पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। तो अब की बार बढ़ जाएगा वो चीज़। मुझे आर वाला फैक्टर नहीं, आर स्क्वायर वाला फैक्टर चाहिए, यानी 4 गुना से ज़्यादा हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि वो प्लेनेट का रेडियस कम था, पास आ गया तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको आप 4 से इंटू कर दीजिए, तो मेरे पास डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इसको कर दूंगा, निकाल लेना आंसर। ये है